नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और एक बार फिर से मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं कुछ विशेष मुद्दों के साथ। प्रकृति का नियम है परिवर्तन और यही परिवर्तन हमारे अंदर जिजीविषा को जागृत करके रखता है। किसी विद्वान का कथन है, सुख और दुख तो जीवन की अनुभूति है, इसके बिना जो जी लिया वही यहाँ की विभूति है। और वास्तव में सुख और दुख से परे जो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, सही मायने में वही व्यक्ति होता है और उसे ही मनुष्य कहलाने का अधिकार है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है। और ऐसे समय में जब हम सभी लोगों ने निराशा का लबादा ओढ़ लिया है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ निराशा दिखाई दे रही है, ऐसे में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती की घोषणा निश्चित रूप से यह आशा की एक ऐसी किरण है हमारे बेरोजगार नवयुवकों के लिए, जो उन्हें एक बार फिर से नए सिरे से जीने के लिए कटिबद्ध करती है और अपने वजूद और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करती है। फिलहाल चूंकि लेखपाल के पदों की घोषणा कर दी गई है, यह ऊहापोह की स्थिति बहुत दिन से बनी हुई थी कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है। एक बार आई भी, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गई। एक बार फिर से जब इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सब कुछ बेहतर ही होगा। और इन्हीं चीजों के मद्देनजर आज मैं आपके सामने लेखपाल के संदर्भ में हिंदी की उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करने चल रहा हूं। अपने इस प्रैक्टिस सेट पर आने से पहले आप जानते हैं, लेखपाल में 25 नंबर की हिंदी आती है और ये हिंदी के प्रश्न आपको स्कोर करने में बहुत मदद करते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें अकेले 25 नंबर आपको हिंदी से मिलता है। अभी जो 2019 का सिलेबस है लेखपाल का और जो उसका प्रारूप है, जो उसकी रूपरेखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो 25 नंबर की हिंदी आएगी। चूंकि लेखपाल की परीक्षा में 25 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, तो आज से मैं इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लेखपाल के प्रश्नों की महत्ता को समझते हुए हिंदी का एक सीरीज चलाऊंगा जो निसंदेह लेखपाल की परीक्षा में
आपकी सफलता में आधारभूत भूमिका अदा करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी लेखपाल के इस नोटिफिकेशन के प्रति काफी उत्साहित हैं, जागरूक हैं। तो आज से हम लोग लेखपाल के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। चूंकि 25 प्रश्न ही आते हैं, इसलिए हमारे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न ही होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने सारे प्रैक्टिस सेट बेहतर तरीके से हल कर लिए और अंत तक सारे वीडियोज को देख लिया, तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपका इधर से उधर नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। लेखपाल से संदर्भित यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाग्य आप पर सदैव मेहरबान रहे, यह वाक्य का कौन सा भेद है? विकल्प ए है विधानवाचक वाक्य, बी है इच्छावाचक वाक्य, सी है आज्ञार्थक वाक्य और डी है विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें आपका सही जवाब है इच्छावाचक वाक्य। जी हां, ऐसे वाक्य जिनसे शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप इन सब का बोध होता है, वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। यहां पर शुभकामना दी जा रही है कि भाग्य आप पर सदैव मेहरबान रहे, इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है, इच्छावाचक वाक्य। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राम ने यह पुस्तक पढ़ी होगी, यह वाक्य किस काल में है? विकल्प ए है संदिग्ध भूतकाल, बी है आसन्न भूतकाल, सी है पूर्ण भूतकाल और डी है हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें आपका सही विकल्प है ए, संदिग्ध भूतकाल। यदि किसी वाक्य के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये सारे शब्द जुड़े हों, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सारे शब्द जुड़े हों, तो वह सदैव संदिग्ध भूतकाल होता है। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, यह वाक्य किस काल में है? विकल्प ए है संभाव्य वर्तमान, बी है संदिग्ध वर्तमान, सी है पूर्ण वर्तमान और डी है आसन्न भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब है संदिग्ध वर्तमान काल। यदि किसी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये सब वाक्यांश जुड़े रहते हैं, ये सब शब्द जुड़े रहते हैं, तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यहां आप देख सकते हैं ता होगा आ गया है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? विकल्प ए है अचार, बी है काजू, सी है कालीन और डी है साबुन। इसमें आपका सही जवाब है कालीन। विकल्प सी आपका यहां पर पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, यह वास्तव में कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके पुर्तगाली भाषा के हैं। अचार, काजू और साबुन तीनों पुर्तगाली भाषा का शब्द है, लेकिन कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पपीता किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है हिंदी, बी है तुर्की, सी है फारसी और डी है अरबी। यहां पर वास्तव में चारों विकल्प गलत हैं। प्रश्न तो आपका है सही, लेकिन विकल्प इसके गलत हैं, क्योंकि पपीता शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है
किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसलिए न तो ये हिंदी भाषा का शब्द है, न तो तुर्की का है, न तो फारसी का है, और न अरबी का है। वास्तव में यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यह ध्यान रखिएगा, अगर कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए पपीता किस भाषा का शब्द है और उसमें विकल्प के रूप में पुर्तगाली हो, तभी वह प्रश्न सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चूंकि इस प्रश्न को आयोग ने गलत माना है और इसलिए हमने भी इसको गलत मानते हुए सही इसका पुर्तगाली आपको बता दिया। और ये आप जानते रहिए, चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा यह भी बताना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खर्राटा किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है देशज, बी है विदेशज, सी है संकर शब्द, और डी है फारसी। इसमें आपका सही विकल्प है ए, खर्राटा देशज शब्द है। जी हाँ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं हैं। विकल्प ए है पूर्वी हिंदी, सी है लहदा, सॉरी ये लहदा है, लहदा, जी हाँ ये गलत लिखा गया है, लहदा, ये लहदा शब्द है। लहदा और पंजाबी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, और डी है मराठी। इसमें आपका सही विकल्प है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं हैं। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मैंने बहुत सारे वीडियोज भाषा और उपभाषा के संदर्भ में बनाए हैं, आप हमारे पिछले वीडियोज को देखेंगे तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौरवी किस बोली का मूल नाम है? विकल्प ए है अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है संस्कृत, और डी है ब्रजभाषा। इसका सही विकल्प है आपका बी, खड़ी बोली। चूंकि यह कुरु जनपद के आसपास की बोली थी और इसी वजह से खड़ी बोली को कौरवी बोली के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बेईमान में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है बहुब्रीहि और डी है तत्पुरुष। बेईमान में बे जो है आपका उपसर्ग है, और इस नाते से मैंने आपको पहले भी बताया है अ, अन और न, इन तीन उपसर्गों को छोड़कर यदि किसी भी अन्य उपसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। विकल्प ए आपका सही है, जबकि अ, अन और न उपसर्ग से शुरू होने वाले शब्द हमेशा नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो बेईमान में समास कौन सा है? अव्ययी भाव। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पंचवीस में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु और डी है द्वंद्व। जिस समास के दोनों पद संख्यावाची विशेषण होते हैं, 5 और 20, पंचवीस अर्थात 25, जिस समास के दोनों पद संख्यावाची विशेषण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। पंचवीस में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर दोनों पद संख्यावाची विशेषण हैं। अगर कोई एक पद संख्यावाची विशेषण रहा होता, पहला पद अगर संख्यावाची विशेषण रहा होता तब द्विगु समास होता, लेकिन यहाँ पर दोनों पद संख्यावाची विशेषण हैं, इसलिए विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 6। इसमें आपका सही जवाब है 2। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव।
विभाव के यही दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव के यही दो प्रकार होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। विकल्प ए है आचार्य भरत मुनि, बी है आचार्य भामह, सी है आचार्य उद्भट और डी है आचार्य रूप गोस्वामी। इसमें आपका सही जवाब है आचार्य भरत मुनि। जी हाँ, आचार्य भरत मुनि ने ही रस सिद्धांत के संदर्भ में इसकी प्रतिस्थापना की है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने रस के संदर्भ में परिचर्चा किया है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। विकल्प ए है अयोग्य के पास अच्छी चीज होना, बी है प्रशंसा करना, सी है अपने अवगुणों को न देखकर दूसरों की आलोचना करना और डी है ज्ञानी के समक्ष अज्ञानी होना। इसमें सही विकल्प है आपका ए, अयोग्य के पास अच्छी चीज होना। इसी को हम कहते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प ए है वह विख्यात डाकू है। जब डाकू की बात कर रहा है तो विख्यात नहीं बल्कि कुख्यात होगा। वह कुख्यात डाकू है, यहां पर यह होना चाहिए था, इसलिए वाक्य गलत है। यह विषय बड़ा छोटा है, यहां पर बड़ा के जगह पर बहुत होना चाहिए था, यह भी गलत है। यह विषय बहुत छोटा है। सी है पिछले साल मेरा स्नातक पूरा हो जाएगा, पिछले साल नहीं बल्कि अगले साल मेरा स्नातक पूरा हो जाएगा, ये होना चाहिए था। यह वाक्य भी गलत है। मेरे सामने गंभीर समस्या है, इस वाक्य में कोई कमी नहीं है, यह वाक्य आपका सही है। मेरे सामने गंभीर समस्या है। विकल्प डी आपका इसमें सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीलांबर में समास है। विकल्प ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है द्विगु और डी है बहुब्रीहि। इसमें आपका सही जवाब है कर्मधारय। जी हाँ, नीला है जो अंबर, आप देख सकते हैं कि इसमें पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। इसी को हम कहते हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। तो नीलांबर में विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है और यह कर्मधारय समास का कर्मधारय समास नीलांबर में है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर्मधारय समास के कितने प्रमुख भेद हैं? विकल्प ए है 6, बी है 4, सी है 3 और डी है 2। कर्मधारय समास के 4 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय, विशेषणोभय पद कर्मधारय और विशेष्योभय पद कर्मधारय। ये कर्मधारय समास के 4 प्रमुख भेद होते हैं जो विशेषण और विशेष्य के आधार पर माने गए हैं। जबकि कर्मधारय समास के 3 उपभेद भी होते हैं जिसमें उपमेय उपमान संबंध होता है। इसमें आपका होता है उपमीत कर्मधारय, उपमान कर्मधारय और रूपक कर्मधारय। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है उपमेय उपमान संबंध किस समास में होता है? विकल्प ए है कर्मधारय, बी है द्विगु, सी है द्वंद्व और डी है अव्ययी भाव। इसमें आपका सही जवाब है कर्मधारय समास। जी हाँ, कर्मधारय समास के 4 प्रमुख भेद और 3 उपभेद होते हैं। 4 जो प्रमुख भेद होते हैं वो विशेषण विशेष्य के आधार पर होते हैं, जबकि 3 जो उपभेद होते हैं वो उपमेय उपमान संबंध के आधार पर होते हैं। और इसमें पहला भेद है उपमीत कर्मधारय, दूसरा है उपमान कर्मधारय और तीसरा है रूपक कर्मधारय। इसलिए विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। उपमेय उपमान संबंध किस समास में होता है? कर्मधारय समास में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर्मधारय समास के उपभेद हैं। विकल्प ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। अभी अभी हमने ऊपर के प्रश्न पर इस पर चर्चा किया था। कर्मधारय समास के 3 उपभेद हैं। कौन कौन से? उपमीत कर्मधारय, उपमान कर्मधारय और रूपक कर्मधारय।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्यात में संधि है व्यंजन संधि, बी है गुण संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है यण संधि। इसमें आपका सही जवाब है विसर्ग संधि, सी आपका यहां पर सही है। निह धन यात बराबर निर्यात। नियम है अगर प्लस के पहले विसर्ग हो और विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और अगर प्लस के बाद क से लेकर के क से लेकर के नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन य र ल व हो या ह हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग किस में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, र में बदल जाता है। इसीलिए निह धन यात बराबर निर्यात हो गया। यहां पर विसर्ग जो है आपका र में बदल गया है, इसलिए विसर्ग संधि है यहां पर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सज्जन का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए है सद धन जन, बी है सत धन जन और सी है सज धन जन और डी है सतह धन जन। इसमें सही विकल्प है आपका बी, सत धन जन बराबर सज्जन। यह व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि प्लस के पहले त हो और प्लस के बाद ज हो तो त भी ज में बदल जाता है। यहां पर आधा त आधा ज में बदल गया और इधर का ज पूरा है ही, तो सत धन जन बराबर सज्जन हो गया। यह आपका व्यंजन संधि का नियम है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिठास भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होती है? विकल्प ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसक लिंग और डी है उभय लिंग। मिठास होता नहीं है, मिठास होती है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। मिठास भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है चरित, गणित, रात, गीत। चरित होता है, गणित लगाया जाता है, गीत गाया जाता है, लेकिन रात होती है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। रात यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द्वंद्व समास के सामासिक पद किस लिंग में होते हैं? विकल्प ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसक लिंग और डी है उभय लिंग। इसमें आपका सही विकल्प है पुल्लिंग। विकल्प ए आपका सही है। द्वंद्व समास के सामासिक पद सदैव पुल्लिंग में होते हैं, वे कभी स्त्रीलिंग में नहीं हो सकते हैं। जैसे माता पिता है तो यह हमेशा पुल्लिंग होगा, राम सीता है तो यह भी पुल्लिंग होगा। ऐसा नहीं है कि सीता के अनुसार स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीर का स्त्रीलिंग है। विकल्प ए है महिषी, बी है वीरांगना, सी है वीर महिला और डी है वीर पुत्री। इसमें विकल्प आपका बी सही है। वीर का स्त्रीलिंग है वीरांगना। जी हाँ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मगरमच्छ स्त्रीलिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है मगरमच्छी, मगरमच्छिनी, मादा मगरमच्छ और मगरमच्छ। इसमें आपका सही जवाब है सी, मादा मगरमच्छ। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है? मादा मगरमच्छ है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। और इस प्रकार से आज हमने लेखपाल के संदर्भ में पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत किया और 25 प्रश्नों को मैंने आपको हल करवाया जो अति महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। और निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आएंगे, भले ही यही प्रश्न न हो लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। इसलिए आप सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से देखते जाइए, नोट करते जाइए और जहां आपको न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपने प्रश्न का उत्तर समझ सकते हैं। किसी भी स्तर पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं।
तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।